देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर, जिसमें विपक्ष पर हमला था, उस पर चर्चा करेंगे। इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, क्या वाकई कांग्रेस देश में साजिशें करती जा रही है, और क्या एक अकेले मोदी ही सब पर भारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आज विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम के भाषण के वक्त विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, लेकिन प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत से जवाब दिया। मेरी एक तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में विपक्ष पर क्या क्या वार किए हैं, आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं विपक्ष ने सरकार पर क्या आरोप लगाए और क्या क्या सवाल पूछे। सवालों और आरोपों के जवाब में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं, कई सवाल पूछे, कई नसीहतें दी, साथ ही 2024 को लेकर चुनौती भी दी। आज हम इसी पर टक्कर करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ होंगे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संजय निरुपम होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। दूसरा दिन लगातार हमले धारदार, 2024 के लिए चुनौती जोरदार। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। पीएम मोदी राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की। विपक्ष के हंगामेदार दाव का प्रधानमंत्री ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल, जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। विपक्ष नारेबाजी करता रहा, प्रधानमंत्री सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधते रहे। उनका तो वो साल इतना अच्छा माहौल था कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती थी। वे एक भी चुनौती का परमानेंट सॉल्यूशन करने का न कभी सोचा, न कभी उनको सूझा, न कभी उन्होंने प्रयास किया। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। इन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर संविधान के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया और धर्मनिरपेक्षता को लेकर आईना भी दिखाया, और नेहरू का नाम लेकर सीधे गांधी परिवार पर हमला कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। सरकार की तमाम उपलब्धियों की चर्चा करने के बाद, विपक्ष को घेरने के बाद प्रधानमंत्री ने 2024 के लिए ताल भी ठोक दी।
यही सच्ची पंथ निरपेक्षता है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। हम देश को विकास का ये मॉडल दे रहे हैं जिसमें हितधारक सबको उनके हक मिले। देश हमारे साथ है। कांग्रेस को बार बार देश नकार रहा है, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार हमले कर रहा है, तैयारियां करके सवाल खड़े कर रहा है, बिना सबूत आरोप लगा रहा है, लेकिन चंद घंटों के भीतर दो बार पीएम मोदी के हमले ने विपक्ष के सारे हमले, सवालों और आरोपों को नेस्तनाबूद कर दिया है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, ये सच है कि जनता ने भरोसा जताया है, 2 बार जताया है, 24 का टोन पीएम सेट कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब क्या विपक्ष पर सवाल के जरिए होगा? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विपक्ष के सवाल या तथाकथित सवाल कोई आज की देन है। 22 साल से चल रहे हैं जनाब, 21 साल से, 2001 जब से वो मुख्यमंत्री बने थे, और ये किसी भी जवाब से कभी संतुष्टि नहीं हो सकते। कोर्ट का निर्णय आ जाए तो संतुष्ट नहीं है, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इनके सवालों की प्रामाणिकता ही अपने आप में ध्वस्त हो चुकी। आज सदन में मैं स्वयं देख रहा था किस ढंग का शोर शराबा हो, हल्ला गुल्ला। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण एक मर्यादा होती है कि उसमें एक मर्यादित आचरण किया जाता है। उसके बाद यह भी एक होता है कि प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, आप अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करिए, पर जिस कदर से आप चिल्लाते रहे कि बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दिया जाए, परंतु उससे मुझे नजर आ रहा था जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक तरफ सब साथ खड़े हुए थे और एक तरफ से अकेले प्रधानमंत्री जी खड़े थे। जैसे उन्होंने कहा कि एक अकेले को रोकने के लिए कितने साथ हैं, तो मुझे वही पंक्ति याद आती है कि यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला, आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक चंद्रमा अकेला। यही देखिए, उस गरीब के जीवन में उस प्रकाश को पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। मगर ये इस प्रकार की निरर्थक निराधार आरोपों के ऊपर निरंतर विवाद करते रहते हैं। मैं पहले भी यह कह चुका हूं, मैं विनम्रता से पूछता हूं संजय जी से, कोई एक उदाहरण बताएं जब किसी एक मीडिया में निकली एक खबर के आधार के ऊपर जांच गठित हो गई हो। विश्व के संसदीय इतिहास में बताएं, भारत के संसदीय इतिहास में बताएं, विशेषकर जब वह मीडिया हाउस स्वयं अपने ही देश में जांच के दायरे में आ गया हो। ऐसा अद्भुत मांग पूरी दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए यह तो हुआ संवैधानिक सवाल, और नैतिक सवाल यह है, अंजना जी, हम लोगों पर तो आरोप लगता था, याद करिए, जब 98 में हम लोग आए, उस जमाने से लेके ये तो स्वदेशी वाले हैं, विदेशी कंपनियों के खिलाफ होंगे, विदेशी कंपनियां कहीं भाग न जाएं। यहां पर एक अलग प्रकार का आरोप लगता है साहब, किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ तो कभी देखा नहीं। हां, अगर विदेशी कंपनी के खिलाफ होता है तो एप्पल की फैक्ट्री में बवाल होता है, हिंसक हड़ताल होती है जो चाइना से शिफ्ट होकर आई थी बेंगलुरु में, और उसमें भारी नुकसान होता है क्योंकि अब एप्पल के 25% फोन भारत में बनने लगे थे। इसलिए यह सब भी मन में एक लोगों के मन में संशय उत्पन्न होता है कि एक तरफ गरीबों के लिए निरंतर काम करने वाले, राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाले, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, और दूसरी तरफ पुनः कह रहा हूं 22 वर्षों से निरर्थक निराधार अनर्गल आरोप लगाने वाला, आपसी मतभेदों से में जुड़ा हुआ विपक्ष। ठीक है संजय जी, 3 सवाल हैं। एक तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो पीएम कल से कह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, कंपल्सिव क्रिटिसिज्म हो रहा है। एक यूएस में कंपनी की रिपोर्ट आ गई उसको लेकर, और क्या ये सही नहीं है? विपक्ष के तमाम सांसद कहते हैं हम हैकल हुए, हमें बोलने नहीं दिया गया। आज जब पीएम बोल रहे थे तो लगातार पहले मिनट से आखिरी मिनट तक नारेबाजी होती रही। और तीसरा सवाल जो वो कह रहे संसदीय इतिहास में किसी विदेशी मीडिया रिपोर्ट पर देश में जेपीसी गठित नहीं हुई है, तो अब ऐसी मांग क्यों? जी, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब देता हूं। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट संसदीय लोकतंत्र में एक वो सर्वोच्च संस्था है जहां सरकार से तमाम तरह के सवाल
अपोजिशन पूछता है, विपक्ष पूछता है, और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के सवालों का वो जवाब दे। जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं कि भाई ये सवालों की प्रामाणिकता खत्म हो गई है। जब सरकार विपक्ष की इतनी अवहेलना करने लगे कि सरकार विपक्ष के सवालों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने लगे, तब तो मुझे लगता है कि वो संवाद एकदम पूरी तरह से टूट जाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए ये गौतम अदानी के कारोबार के संदर्भ में, वो सवाल बड़े वाजिब थे, और वो सवाल राहुल गांधी जी के पर्सनल नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। ये सचमुच इस देश की जनता जानना चाहती है कि पिछले कुछ एक 3-4-5 वर्षों में एक व्यक्ति 609वें नंबर से बढ़ करके पूरी दुनिया में दूसरा अमीर कैसे बन जाता है। क्या ये महज इत्तेफाक है, क्या महज संयोग है? एक दूसरी बात, क्या इस व्यक्ति के जो एक पूरा जो एक मेटोरिक राइज हो जो होती है, जो एक बड़े अप्रत्याशित सफलता मिलती है, उसमें मोदी जी से जो इनका एक रिश्ता है, क्या उस रिश्ते का कोई लेना देना नहीं है? सरकार जवाब दे सकती है। तीसरी बात, जो जहां जहां मोदी जी विदेश दौरों पे जाते हैं, उन विदेश दौरों पे आगे पीछे जो गौतम अदानी की कंपनियों को जो काम मिल रहा है, वो काम क्या महज संयोग है? मुझे लगता है कि अगर सरकार साफ सुथरी होती और सरकार को कोई छुपाना नहीं होता, तो प्रधानमंत्री जी इन बातों का जवाब दे सकते थे। एकदम अदानी शब्द को अछूत बना के रख देना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। अब रह गई प्रधानमंत्री जी के आरोपों, प्रधानमंत्री जी के भाषण के समय जो पूरा जो आचरण था विपक्ष का, निश्चित तौर पर यह आपत्तिजनक है। प्रधानमंत्री हमने भी देखा है, जब अटल जी बोलते थे या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते थे तो पूरा विपक्ष सुनता था। तो वो विपक्ष इसलिए सुनता था क्योंकि अटल जी भी क्या बोल रहे हैं वो पता होता था कि विपक्ष ने जो चाहा है, विपक्ष ने जो सवाल उठाया है, उन सवालों का एक सही ढंग से रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है, अटल जी बड़े कटाक्ष में बात किया करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी जब बोलते थे तो जो भी विपक्ष ने, सुषमा जी ने या अरुण जेटली जी ने जो सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब देते थे। तो यहां अगर पूरी तरह से विपक्ष को इग्नोर करना, उसकी अवहेलना करना, या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके अस्तित्व के ऊपर मजाक उड़ाना, अगर ये चलता रहेगा तो मुझे लगता है विपक्ष को भी वो जो गरिमा होती है प्रधानमंत्री के पद की, उस गरिमा को शायद वो स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पर आपका जवाब सुधांशु। विपक्ष को मजबूर किया जा रहा है। आखिरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। साहब, अदानी का कारोबार, गौतम अदानी का कारोबार इतना तेजी से बढ़ा, और इस समय पूरे जो रेगुलेटर हैं, रेगुलेटरी एजेंसी बॉडीज हैं, या फिर जो जांच एजेंसियां हैं, वो सोई पड़ी हैं। चाहे डीआरआई हो या ईडी हो, सेबी जैसी रेगुलेटरी एजेंसी, वो सोई पड़ी है। उसका कंप्लेन दर्ज है, लेकिन कोई एक्शन नहीं है। शेयर प्राइसेस रैंप अप हो रहे हैं, इस तरह के कंप्लेन आ रहे हैं, शेल कंपनियों से पैसे आ रहे हैं या फिर ऑफशोर कंपनियों से पैसे आ रहे हैं, और इसकी शिकायतें हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आरबीआई क्या कर रहा है? तमाम बैंक एक पर्टिकुलर कंपनी को धुआंधार फंड देता जा रहा है। इन बैंकों से आरबीआई कुछ नहीं बोल रहा। सीएजी, जिस सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष उस समय का हंगामा करता था और उसके ऊपर जेपीसी की मांग करता था, आज वो सीएजी पूरी तरह से शांत है। जब आपकी सारी एजेंसियां शांत हो जाएंगी, आपके सारे रेगुलेटरी बॉडी खत्म हो जाएंगे, तब कहीं ना कहीं किसी विदेशी कंपनी को इंटरवीन करना पड़ता है। ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि हिंडनबर्ग जैसी कोई विदेशी एजेंसी आती है और हमारे देश की किसी कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट के ऊपर हमको चर्चा करना पड़ता है, या पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इस देश की जिन कंपनियों, जिन एजेंसियों और जिन रेगुलेटरी एजेंसियों या बॉडीज का ये काम था, अगर वो चुपचाप है, वो दबाव में है, वो एक्शन नहीं ले रही है, तो कोई ना कोई तो बोलेगा, और जब कोई ना कोई बोलेगा तो इस देश में 140 करोड़ लोग सुनेंगे उसको, और जब सुनेंगे तो उसकी प्रतिध्वनि संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तीनों पर उन्होंने जवाब दे दिया सुधांशु जी। तीनों प्रश्न थे और लगभग वही थे जो आप भी पूछ रहे थे। तीनों पर वो सीधे गरिमा से जोड़ रहे हैं भाषण में। देखिए मैं दोनों बातों का, इनका जो तात्कालिक प्रश्न है उसका भी उत्तर देता हूं। इनके मुंह से क्या निकला? सीएजी शांत है, इसलिए विदेशी एजेंसी को इंटरवीन करना पड़ेगा। अंजना जी, यही वाक्य है। सीएजी शांत है, विदेशी एजेंसी को इंटरवीन करना पड़ेगा भारत के। और ये कहते हैं हमारे जमाने में सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो हम लोग, घपला होता था तो सीएजी की रिपोर्ट आती थी। बोफोर्स के समय में सीएजी ने इसलिए इंडिक्ट किया था क्योंकि भारत सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी फेयरफैक्स ने इस प्रकार के आर्थिक घोटाले को इंडिकेट किया था, इसलिए सीएजी ने उसकी तरफ इंडिकेशन किया था। अब मैं पूछना चाहता हूं, सीएजी कौन है तो लोगों को पता रहता है। ये बताइए, हिंडनबर्ग का मालिक कौन है? पता है क्या? खूब खंगाल डालिए, पता नहीं लगेगा कौन है भाई। और उसके ऊपर वहां की कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए क्योंकि वो खुद शॉर्ट लिस्ट ट्रेडिंग करते हैं, और इस अडानी प्रकरण में उन्होंने काफी पैसा कमा लिया है।
जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग, संजय निरुपम जी तो मुंबई में रहते हैं, हमसे कहीं बेहतर समझते होंगे कि आज मैंने पैसा लगाया और एक हफ्ते बाद जो प्राइसेस होंगे उसके आधार के ऊपर मुझे आज ही के रेट पे मिलेगा। एक हफ्ते में शेयर धड़ाम से गिर गए तो हमें तो बैठे बैठाए पैसा बन गया। इसी कारण से उनके ऊपर रोक लगा। और मान्यवर आप कह रहे हैं भारत के सीएजी पे भरोसा नहीं, भारत की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं, भारत की आरबीआई पे भरोसा नहीं, भारत की एलआईसी पे भरोसा नहीं। चलिए मान लिया, मगर आपको किस पे भरोसा था? भारत के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, भारत की ईवीएम पे भरोसा नहीं, भारत की मीडिया पे भरोसा नहीं, भारत की जुडिशरी पे भरोसा नहीं, भारत की थल सेना पे भरोसा नहीं, भारत की वायुसेना पे भरोसा नहीं। अद्भुत से साहब, आपको तो सब तरफ वहम ही वहम नजर आ रहा है। आपके साथ तो स्थिति यह है कि रस्सी को सांप समझकर आदमी के ये कहे कि मुझे रस्सी में सांप नजर आ रहा है तो तुम सब मान लो ये सांप तुमको डसने आ रहा है। तो इस मुगालते के लिए कोई क्या कर सकता है? अन्यथा मैं संजय निरुपम जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बता दे, अच्छा, मैं अब जवाब एक देता हूं। संस्था भारत एक संस्था जिसके बारे में इन्होंने कोई आपत्तिजनक आरोप न लगाया हो विगत 8 वर्षों में, बताइए। और विपक्ष की, और सुनिए, और एक लाइन और कह दूं, और विदेश से अजब जुगलबंदी है अंजना जी। रफाल के जमाने से लेके, पेगासिस से लेके हिंडनबर्ग तक जब संसद का सत्र शुरू होना होता है, ये कैसे अचानक वहीं पे विपक्ष, कैसे पता लग जाता उन लोगों को और एक खबर छपती है और उसके बाद विपक्ष से ज्यादा हल्ला गुल्ला यहां मचने लगता है। एजेंसीज में को कोई तथ्य नजर नहीं आता है भारत की व्यवस्थाओं को, मगर सारा तथ्य इनको नजर आने लगता है। तो कृपया ये जुगलबंदी का और एक कोई उदाहरण बता दें जिसने भारत की किसी एक संस्था का सम्मान किया हो। सबका जवाब आप दे दीजिए संस्थाओं को लेकर जो उन्होंने पूछा, क्योंकि अब धीरे धीरे हर संस्था पे संजय जी प्रश्न हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ पीएम ने कहा एक अकेला मोदी जिस पर ये सारे टूट पड़े हैं। और ये सच है कि व्यक्तिगत रूप पर जितना आक्षेप उन पर लग रहा है, वो कह रहे हैं उसके बावजूद जनता मुझी पर भरोसा कर रही है। उस सुरक्षा कवच को आप लोग भेद नहीं पा रहे। दोनों पर आपका जवाब है। 3 बातें हैं, एक आपका सवाल है, दो बातें सुधांशु जी की तरफ से आई हैं। सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग वाले जो हैं उनका धंधा ही शॉर्ट सेलिंग है और एक हफ्ते के अंदर जब शेयर धड़ाम से गिरा तो कमा के निकल गए। क्या शॉर्ट सेलिंग इलीगल है? अब मैं चाहता हूं कि शॉर्ट सेलिंग को इलीगल बनाया जाए। शॉर्ट सेलिंग अनएथिकल है, अनैतिक है, यह कहा जा रहा है। अगर शॉर्ट सेलिंग का नाजायज फायदा उठाने में हिंडनबर्ग जैसी एजेंसीज काम कर रही हैं, तो मैं सबसे पहले भारत सरकार से डिमांड करता हूं कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग को पूरी तरह से बैन कर दे। क्या बैन कर रहे हैं आप? अगर आप बैन नहीं कर रहे हैं तो इस नाजायज चीज का फायदा कभी उठाएंगे? आज हिंडनबर्ग ने उठाया, कोई दूसरा वर्ग उठाएगा कभी? तो कृपया करके शॉर्ट सेलिंग के ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष को दोष देने के बजाय इस पूरी व्यवस्था को अगर उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करिए, आप हम स्वागत करेंगे। लेकिन अभी इस समय शॉर्ट सेलिंग देश क्या पूरी दुनिया में अलाउड है और इसको इलीगल नहीं माना जाता, अवैध नहीं माना जाता। जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं कि यह इलीगल है, यह गलत है, ये धंधा ही गलत है, इसको रोकना चाहिए। एक दूसरा वजह है एजेंसियां। अब बार बार आपत्ति, अदालत कोर्ट में जाइए, कोर्ट की बात नहीं मानते, कोर्ट की बात। पिछले 8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा फैसला आया जिसने सरकार के किसी गलत फैसले को पर टिप्पणी की हो? आप बड़े शौक से बोलते हैं, हम जब कोई मुद्दा उठाते हैं ना, आप जाइए ना, जाइए कोर्ट में जाइए। हमको मालूम है कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हमको कोर्ट में हरा दिया जाएगा। क्योंकि अब माफ करिए, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की एक बहुत सर्वोच्च संस्था है, बड़ी सम्मानित संस्था है। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले आए हैं जिन फैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की उसकी जो अपनी गरिमा है, जो उसका सम्मान है, जो उसकी अपनी स्वायत्तता है, उसके ऊपर सवाल उठे हैं। और इन सवालों को उठाने की जिम्मेदारी तो कम से कम हमारी है। इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, सुप्रीम कोर्ट की जो रचना है, सुप्रीम कोर्ट का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को पर हम सवाल कर रहे हैं। हम यह सवाल उठा रहे हैं कि आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। चंद्रचूड़ जी आए हैं तो कुछ चीजें सुनाई पड़ रही हैं, ये चीजें आगे कब तक सुनाई पड़ेंगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अब आज के दौर में थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है कि शायद सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय और माननीय न्यायाधीशों में। रह गई बात जजेस की नियुक्ति को लेकर तो कोहराम मचा हुआ था संजय जी। जजेस की नियुक्ति को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार सीधा अभी मचा है। बिल्कुल, मैं वही तो देख रहा हूं ना, इसलिए कि जजेस की नियुक्ति क्योंकि अपने पसंद के जज आपको रखने हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं, हम ढंग के जज रखने चाहते हैं, ऐसे निष्पक्ष जज रखना चाहते हैं जो आगे जाके काम करें। पता नहीं बेचारे निष्पक्ष है, नहीं है, होंगे नहीं होंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे।
पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पिछले 7-8 वर्षों में जो आए हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के बोलते हैं, क्या क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरा देश ने देखा है भाई। तो इसलिए कृपया करके अब इस पे ज्यादा ना बोला जाए, क्योंकि न्यायपालिका के सम्मान अपमान का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। रह सीएजी कौन है इस देश में, किसी को पता ही नहीं है। क्या इस देश में जितने सारे काम हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आ रही है क्या? सीएजी की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट कहां है, कभी चर्चा हुई क्या? तो सीएजी को बोल दिया गया तुम सिर्फ एक संस्था हो, चुपचाप बैठे रहो और बहुत ज्यादा छानबीन मत करो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करो। इलेक्शन कमीशन के कई बार इस तरह के फैसले होते हैं जो साफ साफ दिखता है कि सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने में ये संस्था लगी हुई है। ऐसा कई बार देखा गया है और इसको हमेशा चर्चा होती है, आपके यहां भी चर्चा होती है, आपके चैनल पे पैनल डिस्कशन पे चर्चा होती है। तो हमने हमारा इन संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, हम निकम्मे हो गए हैं, नकारा हो गए या गैर जनतांत्रिक हो गए, असंसदीय हो गए, ऐसी बात नहीं है। इन संस्थाओं को एक दंतहीन करके आपने रख दिया है, यह दिख रहा है, और कई प्रकरण, कई उदाहरणों के आधार पर तमाम संस्थाओं को आपने दंतहीन कर दिया, वो कह रहे हैं। ठीक है, पूरी कर लीजिए संजय। आखिरी बात, मोदी जी ने कहा एक तरफ मैं बाकी सब, बात सही है। बीजेपी थोड़ी जीत रही है, मोदी जी जीत रहे हैं। इस देश में ग्राम पंचायत का चुनाव हो या महानगरपालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव तो मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। यानी पूरी पार्टी कहीं जाके कारपेट के नीचे बैठ गई है, अकेले मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी पे भरोसा है, अब मोदी जी पे भरोसा, वो आंकड़े भी उनको अलग अलग डिपार्टमेंट अजीब अजीब तरह के दे रहे हैं। कल वो लोकसभा में बोले कि नल से जो जल मिल रहा है वो 8 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है। आज उसी डिपार्टमेंट नया आंकड़ा दे दिया 24 घंटे के अंदर या 15-17 घंटे के अंदर कि 11 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो बेचारे उनको जो आंकड़े मिल रहे हैं वो आंकड़े पढ़ते जा रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर थोड़ी देर के लिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको तो आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी जांच करने जाएंगे तो पता चलेगा जनधन अकाउंट करोड़ों खुले, लेकिन क्या उसका कोई लाभार्थी है? 9 करोड़ लोगों को आपने वो दिया, उज्ज्वला में सिलेंडर दिया, लेकिन आज उन लाभार्थियों की क्या स्थिति है? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला? सचमुच उनको घर मिला क्या? रोज तो घोटाले निकल के आते हैं। मध्य प्रदेश का घोटाला भी हाल में निकल के आया कि लाभार्थियों को नहीं मिला, किसी और को मिल गया घर। अब वो आंकड़े अगर प्रधानमंत्री जी सुना के कहते हैं कि लोगों का मेरे पर 2 बार भरोसा है, तीसरी बार भी भरोसा रहेगा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी शायद गलतफहमी में है। फर्जी आंकड़ों के आधार पर एक बार 2 बार गलती हो सकती है। 2 बड़ी बातें, और ये आरोप विपक्ष हमेशा लगाता है, जो संजय जी कह रहे हैं। ठीक है सर, सही आंकड़े रखें। ठीक है, 3 बड़ी बातें। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने तमाम संस्थाओं को इस देश में दंतहीन कर दिया है। दूसरी बात वो कह रहे हैं बीजेपी की पूरी डिपेंडेंसी ही हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसे मुझे लगता है आप भी इत्तेफाक रखते होंगे सुधांशु जी। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जिस तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने प्रश्न खड़े। संजय जी ने जो बातें कही, मैं तकनीकी आधार पर उत्तर देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट आती है, पता ही नहीं लगता है सीएजी कहां है, क्या कर रहा है। मान्यवर, आपके सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं, सीएजी की रिपोर्ट पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति में नियमित रूप से सभी विभागों की रखी जाती है। उनकी आपत्तियां भी आती हैं, और उसका चेयरमैन कौन है? नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और संबंधित मंत्रालयों से बुलाकर बाकायदा जवाब तलब होता है कि अरे वही तो मैं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट के सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं और हर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो यह कहना अनुचित है कि सीएजी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष के ही दिशा निर्देश में उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। हाँ, अब अगर कोई गड़बड़ी नहीं निकल के आ रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके दौरे हुकूमत में आती थी तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात, जो इन्होंने एक टेक्निकल बात कही कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है ये इलीगल नहीं है। मान्यवर, आपने बिल्कुल सही कहा, इलीगल नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा उसको प्रभावित कर रहा है शेयर के दाम को, जिसको उसे पता है कि मेरे कार्य से इसका यह रिजल्ट होने जा रहा है, और वो शॉर्ट लिस्टिंग करता तो इलीगल है। उदाहरण के लिए, अगर वित्त मंत्री किसी में पैसा लगा दे बजट से पहले, और उसे तो पता है कि बजट में ये निर्णय लेने जा रहा हूं, उसके बाद देखेगा शेयर यूं उछलेगा या यूं गिरेगा, तो क्या उसको इलीगल नहीं मानेंगे क्या? हिंडनबर्ग के साथ तो वही केस है।
उसे पता था ये स्टोरी होगी, और क्या पता ये भी पता होता कि मेरी इस थ्योरी के खरीदार भारत में जरूरत से ज्यादा होंगे और उसके बाद जो प्रभाव होगा तात्कालिक रूप से उसमें हमको लाभ मिल जाएगा। इसलिए गलत है मान्यवर, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उसको मैनिपुलेट किया है, इसीलिए अमेरिकन कोर्ट में उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। यह हुआ टेक्निकल जवाब। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। मान्यवर, समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा राज्यसभा को राज्यसभा कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसलिए उन्होंने याद दिलाया कांग्रेस के साथ जो जो लोग खड़े थे, उन्होंने कहा 90 बार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि भाई आज आप उनके साथ खड़े हो, कम्युनिस्टों को याद दिलाया ईएमएस नंबूदरीपाद की पहली सरकार नेहरू जी के जमाने में बर्खास्त हुई। उन्होंने याद दिलाया आपके ही प्रांत में शरद पवार जी 1980 में यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने, कैसे बर्खास्त किए गए। उन्होंने याद दिलाया कि डीएमके में मतलब करुणानिधि जी और एमजीआर जैसे दिग्गज नेताओं की सरकारें कैसे बर्खास्त हुई। तब आप एनटी रामाराव जी जब इलाज कराने अमेरिका गए हुए थे तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। अभी इसीलिए उन्होंने याद दिलाया तब से ज्यादा सरकारें बर्खास्त हुई कांग्रेस रेजिम में। ठीक है सुधांशु जी, और वो कह रहे कि गवर्नर्स के दफ्तर कांग्रेस के दफ्तर बन गए थे। अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए। अरे आवाज टूट गई। ऐसा है, हाँ, ऐसा है अंजना जी। हाँ, पहली बात तो इन्होंने मेरे ख्याल से पीएससी के संदर्भ में कहा। सीएजी की जितनी रिपोर्ट होती है ना, वो पहले पार्लियामेंट में टेबल की जाती है और टेबल करने के बाद वो पीएससी में जाती है और पीएससी में उसको स्क्रूटनाइज कर। मैं वर्षों तक पीएससी का मेंबर रहा हूं, मैंने नहीं देखा। मैं अधीर रंजन से पूछूंगा कि कितनी रिपोर्ट तुम्हारे पास आई और कितनी रिपोर्ट को ईमानदारी से स्क्रूटनाइज करने में सीएजी के लोगों ने आपकी मदद की, तब पता चलेगा कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। हां, सीएजी एक दंतहीन संस्था बनकर के काम कर रही है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। रह गई बात, दूसरी बात। अब आते हैं दूसरी बात पे आते हैं। शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग रिपोर्ट। आप बार बार कहते हैं कोर्ट में जाइए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने, अगर हिंडनबर्ग वालों ने धंधा करने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट बना करके शॉर्ट सेलिंग की और करोड़ों रुपए कमाए, तो क्या भारत सरकार अमेरिकन कोर्ट में हिंडनबर्ग के खिलाफ जा रही है? आपने कहा कि अमेरिकन कोर्ट ने उसको बैन कर रखा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार की तरफ से या गौतम अदानी जी की तरफ से या दोनों मिल करके जाएं और अमेरिकन कोर्ट में इसको चैलेंज करें और हिंडनबर्ग को पूरी की पूरी जितनी कड़ी सजा हो सजा दिलवा दें। मैं ये चाहूंगा, लेकिन आप ये शायद नहीं करना चाह रहे हैं और उसके बाद सिर्फ ये कह रहे विदेशी 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 विदेशी। उस विदेशी से लड़ना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो बड़े ताकतवर हैं भाई। आजकल जो बाइडेन उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, तो बाइडेन को बोले कि भाई कोर्ट में हम लोग आना चाहते हैं और क्या आपकी व्यवस्था, उस व्यवस्था के हिसाब से हमारी मदद करिए और हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट करें। 10 लाख करोड़ एक कंपनी का अब हफ्ते भर के अंदर टूट जाता है भाई, तो ये तो बहुत बड़ा झटका है। रह गई बात प्रधानमंत्री जी के बयान का। अभी आज बोले नेहरू सरनेम कोई नहीं रखता। अब पता नहीं किस व्यक्ति ने उनको ये भाषण लिख के दिया। जिस व्यक्ति ने भाषण लिख के दिया शायद वो हिंदुस्तानी नहीं था, शायद वो हिंदुस्तान से बाहर का था। नेहरू जी को कोई बेटा नहीं था। बेटा होता, बेटा वंश परंपरा चलाता है, वो सरनेम चलाता है। बेटी है इंदिरा जी, तो इंदिरा जी ने जिनसे शादी की उनका नाम था फिरोज गांधी, तो फिरोज गांधी शादी को उनका नाम, उनका सरनेम गांधी होगा, इसलिए इंदिरा जी के बच्चों के सरनेम और उनके बच्चों के सरनेम गांधी है। ये बहुत सिंपल सी बात है। मोदी जी खुद भी अविवाहित है, तो शायद इस वंश परंपरा की जो टेक्निकलिटी है शायद उसके ऊपर कभी उन्हें ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब क्या आप बताइए, पार्लियामेंट में ये सब मुद्दे हो सकते हैं क्या कि आप नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। प्रधानमंत्री जी का लोग बहुत आदर करते हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत लोग सुनते हैं और माना जाता है कि बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन उनके स्पीच राइटर इस तरह की चीजें लिख के दे रहे हैं। इस तरह की चीजों लिख करके आप आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? 356 भारतीय संविधान की एक धारा है 356, जिसका इस्तेमाल अगर राज्यों की सरकारें अच्छे ढंग से काम न करें या कोई इमरजेंसी स्थिति पैदा हो जाए तो वह 356 लगाया जाता है। अब 50 साल के आसपास तो कांग्रेस ने राज किया, तो जाहिर सी बात है 356 का कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारों ने ज्यादा की होगी सेंटर में। आपको भी 7-8 साल 9 साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप कम टाइम करेंगे, या फिर वाजपेयी जी जितने टाइम तो वो भी कम टाइम किए। लेकिन धारा 356 लगाना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके पास अगर मेजोरिटी आ जाए तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के 356 को हटा के दिखाइए। पार्लियामेंट के अंदर से आप तो बहुत सारे कानून रिपील कर रहे हैं ना, तो आप पार्लियामेंट के संविधान के अंदर से 356 को पूरी तरह से डिलीट करने का एक प्रस्ताव लेके आइए और पास करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप कहेंगे कि भाई इंदिरा जी ने सबसे ज्यादा 356 लागू किया, क्योंकि इंदिरा जी ज्यादा समय तक सत्ता में थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्यादा समय तक सत्ता में थी, इसलिए राज्यों और केंद्र के बीच जो एक इश्यू बने या फिर राज्यों के कामकाज या उनकी स्टेट मच्योरिटी का फेलियर का जो मुद्दा बना, उसमें 356 का इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए इन बातों, अच्छा आज इन बातों को कह के क्या फायदा? हम पूछ रहे अदानी से सवाल, आप इंदिरा जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई एक पूरे आपका और अदानी जी का क्या रिश्ता, जरा इस पर कुछ बताइए। तो आप बोल रहे हैं कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते, ये बताइए। जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे इश्यू को डाइवर्ट करने में माहिर है, और वो डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट होगा नहीं। पूरा हिंदुस्तान में ये सवाल उठाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस विषय के ऊपर एकदम आंदोलित है मानसिक रूप से कि भाई एक व्यक्ति 7-8 वर्षों में 609 नंबर से सीधे दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। अगर सही ढंग से बनता है कोई दिक्कत नहीं है, एक हिंदुस्तानी बहुत तरक्की करे तो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन क्या एकदम ईमानदारी से तरक्की की गई है या कानूनन तरक्की की गई या इसके अंदर बहुत सारा कुछ गड़बड़ घोटाला है? अगर गड़बड़ घोटाला, अच्छा जेपीसी के ऊपर आप ऐतराज कर रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय विषय जेपीसी रहा है। बोफोर्स से लेकर के पिछले 2G वाला जो मामला था, तब तक बात पे आप जेपीसी मांगते थे, और कांग्रेस की सरकारों ने जेपीसी आपको दिया है। अब जेपीसी क्या होता है? जेपीसी में हमेशा जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी मेजोरिटी होती है। अगर आपने इस विषय पे भी जेपीसी बना दिया, आप कहेंगे विदेशी रिपोर्ट है, तो क्या फर्क पड़ता है साहब? पूरे हिंदुस्तान के दिमाग में तो सवाल है ये। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अगर जेपीसी बन जाता है तो आपकी मेजोरिटी रहेगी। सुधांशु जी, जेपीसी आपका प्रिय विषय है, जेपीसी की मांग आप लोगों ने कई मुद्दों पर, ठीक है, अब जवाब लेते हैं। कैग की रिपोर्ट को लेकर जब भी हुआ यूपीए सरकार में आप लोग मांगते रहे, और दूसरा वो नेहरू नहीं रखने पर सरनेम भी उन्होंने जवाब दिया है, उस पर भी आपकी टिप्पणी। वैसे मैं संजय निरुपम जी के संज्ञान में डाल देना चाहता हूं। संजय जी, मैं वर्तमान में पीएसी का सदस्य हूं और अधीर रंजन चौधरी जी के नेतृत्व में बड़ी कुशलता से अच्छे ढंग से पीएसी काम कर रही है। खैर, अभी आते हैं नेहरू जी वाले विषय के ऊपर। देखिए, नेहरू जी वाले विषय में अभी संजय जी ने कितनी अच्छी बात कही कि भारतीय परंपरा में तो जो उनके पति का नाम है वो आता है। अब बताइए, फिरोज गांधी का नाम कहां पे कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में देखा हो? विनम्रता से बताइएगा। कहीं पर किसी कार्यक्रम में फोटो देखी हो, कहीं कभी उनको याद किया जाता हो, फिरोज गांधी जी की पुण्यतिथि पे, जन्मतिथि पर कभी भी जाते हो, फिरोज गांधी जी की इलाहाबाद में उनकी पारसी सिमेट्री में, यानी कब्रिस्तान में जो उनका वो बना हुआ है, उस पर कभी दिखता हो, कभी कोई सोशल मीडिया का पिछले 20, 25, 30 सालों में अगर हो, जब से सोशल मीडिया 8-10 साल से आया है तब से कोई फोटो दिखा दीजिएगा, चले कोई बात नहीं। तो फिर राजीव गांधी जी अपना नाम इंदिरा जी से क्यों जोड़ते थे? उनको फिरोज जी से जोड़ना चाहिए था। खैर, वो विषय भी छोड़िए, वो आपका व्यक्तिगत है, क्योंकि आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार उस चीज को, हर चीज को अपना चेंज कर लेते हैं, वो एक अलग विषय है। अब इसके ऊपर आते हैं जो आपने बात कही, मान्यवर, वहां की कोर्ट ने तो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई कर रखी है, हमें करने की क्या जरूरत है? वो कर रखी है। और दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, भारत की संसद की बनी जेपीसी को कौन से संविधान की क्लॉज में अधिकार है कि वो विदेश की किसी कंपनी को बुला सके? आप बता दीजिए, तो हम आपकी बात के ऊपर मानने को तैयार हैं। आप बता दीजिए, फला क्लॉज के तहत विदेश की कोई कंपनी हमारी कंप्लायंस क्यों मानेगी, अनलेस अनटिल वो भारत में काम कर रही हो। भारत में काम कर रही होगी तो भारत का रूल उसके ऊपर लागू होगा। अगर वो प्योरली विदेश में है तो भारत की संसद उसको, यानी जो आप बात कर रहे हैं वो तकनीकी दृष्टि से संभव ही नजर नहीं आती। अब दूसरी बात जो कह रहे हैं हमारा प्रिय विषय था, वो भी बता देता हूं। मान्यवर, 2G पे हमने ऐसे नहीं मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2G पर टिप्पणी की थी। 2G घोटाला है, फेमस जो कोर्ट था ना, कोल घोटाला, दोनों कोर्ट ने माना था। फेमस कोर्ट, सीबीआई तोते का पिंजरा है। ये कोयला घोटाले के ऊपर जब ये बात हुई थी कि हलफनामा दिया था सरकार ने कि कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं देखेगा, फिर ये बात आई थी कि पीएमओ ने देखा, तब कहा था 2G का पूरा ऑक्शन कैंसिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तब हमने मांगा था। और उस जमाने में जब बोफोर्स की बात थी तो सरकार के द्वारा गठित एजेंसी फेयर फैक्ट्स ने वह घोटाला उजागर किया था, और राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने स्वयं यह बात बोली थी। तो यह बात तो सरकार और कोर्ट से आई थी, इसलिए हमने बताया। यहां तो उल्टा माहौल है, जिसको आप आधार बना रहे हैं, आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वहां पर जाकर उनके ऊपर खुद ही मामला चला है। मगर अंजना जी, मैं बता दूं, ये लोग तो ऐसे हैं, मोदी जी के विरोध का ऐसा मोदिया बिंदु उनके दिमाग में है, मतलब मोदिया बिंदु। अरे जब इनकी सरकार थी तब इनको अपने भरोसा नहीं था। याद करिए, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे और इनकी सरकार थी, 60 सांसदों ने देश के लिख के भेजा था अमेरिकी संसद को
कि इनको वीजा नहीं देना चाहिए, जिसमें कांग्रेस के नेता भी थे, जबकि मोदी जी ने वीजा कभी अप्लाई नहीं किया था जिंदगी में। यानी इनकी सरकार केंद्र में और भारत की सार्वभौमिकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था का ऐसा माखौल उड़ा दिया था कि बस मोदी जी के विरोध में कुछ भी करने को मिल जाए, किसी येन केन प्रकारेण, किसी कितनी भी दूरी तक जाके, कितनी भी नीचे स्तर पे जाकर बस मेरा राजनीतिक हित साबित हो जाए। यह आपका चरित्र रहा, इसीलिए आपके सवालों की प्रामाणिकता। संजय जी, क्या देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तब से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वाया विदेशी एजेंसीज, वाया विदेशी कंप्लेंट, किसी ना किसी तरीके से मोदी को डायरेक्ट अटैक किया गया। अच्छा, मैं उस विषय पे नहीं आना चाह रहा हूं, गुजरात नहीं जाना चाह रहा हूं। जो विषय चल रहा है उस विषय पे हम चर्चा करते हैं। बोफोर्स प्रकरण की का जो पूरा जो एक कह सकते हैं कि पहली बार जो रिपोर्ट आई थी वो एक स्वीडिश रेडियो पर आई थी, जिसके आधार पर हंगामा हुआ कि बोफोर्स गनों की खरीदारी में इतने रुपए का वो हुआ है, किकबैक लिया गया है, और उसके बाद उस पर सीएजी की रिपोर्ट बनी थी। तो आज भर तो वहां भी एक स्वीडिश रेडियो, एक विदेशी रेडियो थी, जिसके आधार पर उसके बाद उन जानकारियों को जमा करके एक सीएजी की रिपोर्ट बनाई गई। तो हिंडनबर्ग हो सकता है गलत संस्था हो, लेकिन उसने जो सवाल खड़े किए हैं वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए सवाल है, हिंदुस्तान के व्यापारिक कामकाज से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के सेबी से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के एलआईसी से जुड़े सवाल है, हिंदुस्तान के एसबीआई से जुड़े सवाल है। तो क्या इन सवालों को बेस बना करके क्या सीएजी की जांच नहीं कराई जा सकती? क्या सरकार यह घोषणा नहीं कर सकती कि भाई सीएजी को हम पूरा सब्जेक्ट देते हैं, सीएजी को पूरे प्रकरण की जांच करने दीजिए? तो आप तो जांच से ही भाग रहे, क्यों? हिंडनबर्ग विदेशी हम जांच नहीं कराएंगे। हिंडनबर्ग विदेशी हो सकता है, लेकिन मुद्दा हिंदुस्तान का है। गौतम अदानी जी हिंदुस्तान के हैं, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हैं, हमारी संस्थाएं हिंदुस्तान की हैं। सीबी चुपचाप बैठा हुआ है। डीआरआई के पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता है, ईडी के पूरे इन्वेस्टिगेशन को स्कटल कर दिया जाता है। क्या मॉरिशस बेस्ड या साइप्रस बेस्ड या बाकी जो अलग अलग जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वहां पर बेस्ड जो शेल कंपनीज हैं, जिनको ऑफशोर कंपनीज हम कहते हैं, उन कंपनियों के जरिए यहां पर शेयर प्राइसेस रैंप अप करने का कामकाज हुआ है क्या? वो इलीगल एक्टिविटी हुई है क्या? ये अपने आप में एक हिंदुस्तानी सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान का सब्जेक्ट है, हिंदुस्तान की चिंता का सब्जेक्ट है। अगर 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो बोलता है इतना बड़ा पाप हमारे देश में हो गया और इस पर मैं चुप्पी साध के बैठूंगा, नहीं, इस पूरे प्रकरण की जांच कराऊंगा। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ छुपाना नहीं है, इस पर एक पॉइंटेड जवाब, अगर बोफोर्स भी तो अदानी जी के पीछे ज्यादातर डिफेंस डील, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच करानी चाहिए। डिफेंस डील को लेकर विदेशों से ही जनरेट होती थी पहले कहानी, जैसा उन्होंने बताया बोफोर्स में स्वीडिश रेडियो से। नहीं अंजना जी, संजय जी मुझसे सीनियर हैं, मुझसे अधिक वरिष्ठ हैं, पर हम तो बहुत बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने में। मगर मैं पुनः बोल रहा हूं, सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एजेंसी फेयर फैक्ट्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताएं किसके लिए क्या था, वही बता दे रहा हूं उस जमाने। हाँ, उससे भी एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत साफ आ जाएगा। जो कहते हैं ना मोनोपोली, साहब उस जमाने में रिलायंस और नुस्लीवाडिया जी की कंपनी बॉम्बे डाइंग के बीच का झगड़ा था, और उस समय रिलायंस को आप लोगों ने एक्सक्लूसिव राइट दिया था। पॉलिएस्टर रियॉन बनाएगी भी वही, बेचेगी भी वही, एक्सपोर्ट भी वही करेगी। मारुति को आपने दिया कि सारे के सारे जो वो मिलेंगे कंसेशन, वो सिर्फ मारुति को मिलेंगे। वो खैर वो तो उन दोनों के बीच के झगड़े में शेयर मार्केट के कुछ मैनिपुलेशन के आरोप को जांचने के लिए तत्कालीन सरकार के वित्त मंत्रालय ने फेयर फैक्ट्स नाम की एजेंसी को हायर किया था, और उस एजेंसी से जो निकला था वो सीएजी की रिपोर्ट, उस समय टीएन चतुर्वेदी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था, और आप ही के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने खुलेआम यह आरोप लगाया था कि आपके प्रधानमंत्री ने पैसा लिया। वो भारत कहां तुलना करने लगे सर, कहां स्वीडिश रेडियो पे थोड़ी हुआ था। सरकार की एजेंसी और शेयर मार्केट की जांच करने के लिए एजेंसी बनाई गई थी, उसके ऊपर हुआ था। इसलिए जब हम कोई बात कहते थे वो बड़ी गंभीरता से कहते थे, तथ्यों के साथ कहते थे, और वह साबित भी हुआ। क्वाट्रोची का रेड कॉर्नर नोटिस यूपीए 1 सरकार के आखिरी दिनों में अर्जेंटीना में जाके कैंसिल कराया गया, जहां से एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं थी, और दोबारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना छोड़िए, ताबड़तोड़ उसका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इतना सुंदर काम किया गया था। हम यहां कह तो रहे हैं
कि यदि आप एक उदाहरण बता दीजिए कि विदेश की मीडिया में छपी एक खबर और जो मीडिया हाउस खुद जांच के घेरे में आ गया हो, कोर्ट के द्वारा आरोपित हो गया हो, उसके आधार पर, चलिए भारत छोड़िए, दुनिया के किसी संसदीय इतिहास से बताइए जहां जांच कमेटी गठित हुई। चलिए ठीक है, बोस से लेकर राफेल, ठीक है, बोफोर्स से लेकर कोशिश राफेल हमने सब डिस्कस कर लिया संजय जी। अब आज पर आते हैं, और आज क्रक्स ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का टोन सेट किया है अपने इस भाषण से, चाहे वो लोकसभा में रहा हो और या फिर आज राज्यसभा में। आपके पास क्या काट है जब पीएम ये कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी? क्या काट है आपके पास? देखिए, अब एक दूसरे को काटने के लिए तो राजनीति नहीं हो रही है यहां पे। प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा ये थी, पूरे देश को और पूरे विपक्ष को, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा न हो या सत्तारूढ़ दल के साथियों को अपेक्षा न हो, लेकिन पूरा देश जानना चाहता था कि जो इतना बड़ा मुद्दा बना है, इतना बड़ा आरोप लगा है, उन आरोपों के ऊपर उनको बोलना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं या उनके दामन साफ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल जी ने बड़े कुछ एक सीधे साधे सवाल हैं, जवाब दीजिए, ये लहजा था उनका कि साहब आप कितनी बार गए, आप उनके प्लेन में, आपके प्लेन में कितनी, इन बातों का जवाब दिया जा सकता है, इसको छुपा के क्यों रखना चाहिए? इन बातों का जवाब देने के बजाय अगर आप एक चुनावी भाषण दे देते हैं राज्यसभा और लोकसभा में खड़े को, तो आप उस संसद के पटल का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी ही इन 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 एक पवित्र संस्थानों का दुरुपयोग अपने पार्टी के प्रचार के लिए करेंगे, वो भी आंकड़े जो सही नहीं, उन आंकड़ों को रख करके, तो मुझे लगता है कि फिर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए थोड़ी सी थोड़ी शर्मनाक स्थिति से हो जाएगी, इससे बचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और बिल्कुल विपक्ष को ही बचना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी प्रश्न, उन प्रश्नों पर जवाब, चुनावी और राजनीतिक मंच बन गया, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, पुनः मैं कहना चाहता हूं, विगत 22 वर्षों में एक महीना ये बता दें जब मोदी जी ऊपर कोई आरोप न लगाया हो, एक महीना, और 10 साल जब केंद्र में भी इनकी सरकार थी, तो एक चीज बता दें जो मोदी जी के ऊपर यह आरोप सिद्ध कर पाए 10 साल में। यानी बहुत साफ है कि इनके लिए वो उक्ति लागू होती है, अंजना जी, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ। अंजना जी, मैं एक चीज गुजरात के विषयों से लेकर जितने प्रकार के आरोप लगाए हैं आज तक, हर मुद्दे पे ये निराधार, अनर्गल और झूठे ही साबित हुए। एकदम सिर्फ एक लाइन संजय जी, टाइम खत्म हो चुका है। सुधांशु जी हमेशा कहते हैं कि मोदी जी एक्विटल हो गया, इसलिए मोदी जी के ऊपर आरोप लगाना बंद करें। बोफोर्स में भी राजीव गांधी का एक्विटल हो गया है, क्या आप बोफोर्स बोलना बंद कर दिए हैं? क्या 2G मामले में कोर्ट ने पूरा मामला खारिज कर दिया है, तो क्या 2G मामले पे कांग्रेस को कोसना आपने बंद कर दिया क्या? तो कृपया आप भी जरा अपने आप में झांक करके देखिए। जो कोर्ट में क्वाश हो गया वही 2G आप अभी तक सुनाते रहते हैं। एक लाइन मान्यवर, नहीं, सुनिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सदन की कार्रवाई में नोटेड है, राजीव गांधी जी का नाम आया था, परंतु वह स्वर्गीय हो चुके थे। ठीक है, इस पर अलग से एक दिन बहस रखनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। देखते रहिए।